हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज बात करूंगा मिड टर्म एग्जाम यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स के बारे में। तुम्हारी वीडियोस पर बहुत सारी कमेंट्स मैंने पढ़ी हैं और सब में पता लग रहा है कि हाँ, आप लोग जानने के इच्छुक हो सर मिड टर्म एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और खास तौर पर इकोनॉमिक्स में स्पेशली हमें गाइड कर दो। तो मैं सबसे पहले आपको गाइड करूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो सिलेबस आ रहा है, हर स्कूल के अंदर अलग सिलेबस कवर हो रहा है, लेकिन मैं हर एक यूनिट के बारे में बात कर लेता हूं कि कौन सी यूनिट से किस तरीके के न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। आप वहां बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स की बात, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करूंगा आज की क्लास में। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये बता देंगे कि न्यूमेरिकल कहां कहां से आ रहे हैं, इतना ही नहीं, मैं आपकी तैयारी, आपके टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा। बात इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी होगी। तो कुल मिला के एक अच्छा गाइडेंस सेशन है। आपको इसके अलावा कुछ और भी समझना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, इसको प्लीज एंड तक देख लेना, तुम्हारे काम की बात होगी। वैसे सीबीएसई ने बता दिया है कि 15 फरवरी के आसपास से वो पेपर शुरू कर देंगे तुम्हारे, लेकिन मैं आपको उससे कुछ अलग बताता हूं। 15 फरवरी के आसपास से तुम्हारे पेपर शुरू नहीं होंगे, आज लिख के ले लो। 15 फरवरी के आसपास से जो पेपर शुरू होते हैं वो सेकेंडरी पेपर्स होते हैं। आपके मेन पेपर फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग में ही होंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं है। मेन पेपर का मतलब क्या, जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, या दूसरे और मेन सब्जेक्ट हो गए कॉमर्स के। ह्यूमैनिटीज की बात करो तो हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, ये सब सब्जेक्ट्स जो पेपर होते हैं वो मार्च में शुरू होंगे। शुरू के 15 दिन में जो पेपर होते हैं ना, वो एडिशनल सब्जेक्ट टाइप ऑफ जो चीजें होते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, कहीं पर फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है, किसी में टूर एंड ट्रैवलिज्म है, किसी में फाइन आर्ट्स है। हर स्कूल के अंदर अलग एडिशनल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, ध्यान रखना। तो उनके पेपर पहले ले लेते हैं। तो डराने वराने वाली बात है, तुम्हें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन स्कूल वाले बार बार बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन कर लो, हम भी बार बार बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन कर लो, तो प्रिपरेशन करना आपके लिए जरूरी है कि पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, वही बढ़िया है। तो चलो, ये तो पेपर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी। अब हर स्कूल में अलग टाइम पर हाफ ईयरली एग्जाम लिए जाएंगे। किसी स्कूल में सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हुए, किसी स्कूल में 10 सितंबर से शुरू हुए, किसी स्कूल में सितंबर के एंड में शुरू हुए। तो सबके में अलग अलग है, सबके लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही बता रहा हूं, जो आज देखेगा वो बात 10 दिन बाद भी देखेगा, इस बात को इंपॉर्टेंट है। और जो जल्दी देख के अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगा तो उसकी प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो न्यूमेरिकल्स की पहले बात कर रहा हूं दोस्तों। नेशनल इनकम से सिर्फ ये मत समझना कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आ सकता है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। पहले बताता हूं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको, और इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का मिक्स मेथड आएगा। मतलब एक न्यूमेरिकल होगा, वो इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से, दोनों मेथड से सॉल्व करना होगा। ट्रेंड नंबर 1 ये है। अगर दूसरा क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड से आया है, तो नॉर्मली वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी नहीं आती, उससे जो कैलकुलेट करना आता है वो जीवीएमपी, एनवीएफसी, जीवीएफसी, ऐसी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आती है, बेसिकली वैल्यू एडेड। नहीं तो वहां पर आपको फॉर्मूले में जैसे लिखा होता है ना, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो आपको 3-4 वैल्यू दे देगा। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू बीच में से पूछ लेगा क्या होती है, बीच में से पूछ लेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। तो वो चीजें तो समझा रखी है। तो न्यूमेरिकल यहां पर इस तरीके का बन जाता है, और ये गाइडेंस लेवल कोई भी दे देता है। तुम कितने भी यूट्यूब पे चैनल देख लो, सब इतनी बात बता देते हैं जो मैंने बताई है। अब बता रहा हूं, जीडीपी डिफ्लेटर के न्यूमेरिकल को मत भूलना। सब इसको लाइट में लेके हल्का ले लेते हैं। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, ये जरूर करके जाना, नहीं तो ये तुम्हें दूसरों से पीछे हटा देगा। जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वो जरूर करके जाना, वो अच्छे से करा रखा पूरा जीडीपी एंड वेलफेयर के गाइडेंस सेशन में। थ्योरी की भी बात करूं तो वहां से जीडीपी की लिमिटेशंस पेपर में आने के चांस है। नेशनल इनकम की थ्योरी की बात करूं तो प्रिकॉशंस जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एग्जांपल लिखा मिलेगा और पूछेगा बताओ ये नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा। उस एग्जांपल की नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में क्या ट्रीटमेंट होगी, जैसे कि लिखा मिला है, मानो लिखा मिला है, एग्जांपल है मनी रिसीव्ड बाय पेरेंट्स फ्रॉम देयर सन वर्किंग अब्रोड, या स्कॉलरशिप लिखा है, या लिखा है गिफ्ट। बताओ नेशनल इनकम में ऐड होंगे नहीं होंगे? हम बोलेंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। इतना सा लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। इजी वालों की बात करो तो फिर इजी क्वेश्चन तो आ जाएगा, डबल काउंटिंग क्या होती है, सर्कुलर फ्लो बना के दिखाओ, जीडीपी की लिमिटेशन लिखो, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और डिफरेंस बताओ। वो इजी लेवल के क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मुंह से बोल रहा हूं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आ जाओ जी मनी बैंकिंग पे। यहां से न्यूमेरिकल बनता है मनी मल्टीप्लायर का।
मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है उस्ताद, छोटा सा ही न्यूमेरिकल बनता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं बनेगी यहां से, 1/LRR। अगर ये नहीं बोलेगा आपसे तो आपसे बोलेगा टोटल क्रेडिट क्रिएशन बताओ, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो ये दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका न्यूमेरिकल यहां बन सकता है। जो टीचर बच्चों को चेक करेगा कि बच्चे समझदार हैं या नहीं है, वो क्रेडिट क्रिएशन से क्वेश्चन देंगे। मनी बैंकिंग से 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला मनी के फंक्शंस, दूसरा सेंट्रल बैंक के फंक्शन, तीसरा क्रेडिट क्रिएशन एग्जांपल के साथ, टेबल का एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल बता रखा है उसके साथ। फिर बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन वगैरह टुच्चे क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक है, इनको ध्यान रखना। और अगर हटके तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, CRR, SLR, LRR, इन सब की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन बनते हैं छोटे। मैंने बताया आपको बड़े क्वेश्चन। दोस्तों आ जाओ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में न्यूमेरिकल की बात सबसे पहले करता हूं। यहां 3 वैरायटी के न्यूमेरिकल है, एक तो APC MPC वाला, APC MPC APS MPS, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाला। दूसरा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का K, ठीक है ना, एक तो APC MPC वाले, दूसरे मल्टीप्लायर वाले, तीसरे इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करने वाले Y वाले। ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का सीधा। ये क्वेश्चन शॉर्ट वाले हैं दोनों के दोनों, जनरल तौर पर, नहीं तो बोर्ड के अंदर APC MPC वाला भी 6 नंबर का आ रखा है, कभी क्वेश्चन आ रखा है। वो तो डिपेंड करता है फिर किस लेवल का बना रहे हैं, कितना बड़ा बना रहे हैं। तो यहां पर ठीक है। अब आ जाओ सरकार, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले लो, चलो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप है। वो क्या होते हैं, उनका डायग्राम क्या है, उनका इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, और उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। दूसरे नंबर पे ADAS और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। तीसरे नंबर पे डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व या डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व है। 3 इंपॉर्टेंट हो गए। चौथे नंबर पे वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग है, बिल्कुल टेबल है, मैंने उसको मनी क्रिएशन की टेबल से रिलेट करके डेटा का ऐसे करके समझा रखा है। ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने आपको। डेरिवेशन, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी दोनों अप्रोच, और वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर लेना, आसान क्वेश्चन आया था वो ही आ जाएगा 6 नंबर का, तुम्हारे मजे आ जाएंगे। AD के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सरकारी बजट पे, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, CBSE में इसका नाम है। यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है कोई भी डेफिशिट का, फिस्कल डेफिशिट, रेवेन्यू डेफिशिट, कोई भी डेफिशिट, प्राइमरी डेफिशिट की वैल्यू पूछ लेगा तो वहां फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और कितने, 6 ऑब्जेक्टिव नहीं 3। एक रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन तीनों में से पूछेगा नॉर्मली, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव जरूर करके जाना। फिर ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देगा आपको और पूछेगा कि इस एग्जाम्पल में कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, ऐसा पूछ लेगा। नहीं तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में अंतर पूछ लेगा, डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 3 वैरायटी के क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल अगर आया छोटा, फिर एग्जाम्पल देके उसकी क्लासिफिकेशन और उनमें डिफरेंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर BOP मैंने कराया नहीं है अभी, जब तक मैं ये करा रहा हूं आपको। BOP में एक बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल आता है, जिसमें छोटा ही 1 नंबर तक का बनता है, विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल आइटम के इंपोर्ट्स करके इसका अंतर आ जाता है। नॉर्मली ये न्यूमेरिकल बनता है दोस्तों। अच्छा, अब आप पूछोगे सर टोटल कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कि न्यूमेरिकल्स 50% आएंगे, 40% आएंगे, 30% आएंगे, कुछ भी डिफाइन नहीं है। तुम्हारे टीचर लेंगे पेपर, ये तुम्हारे स्कूल में बनेगा, CBSE नहीं बनाएगी। तो जितने नंबर का मन करेगा उतने ही नंबर के तुम्हारे टीचर न्यूमेरिकल दे देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल देंगे जरूर, ध्यान रखना। CBSE ने भी नहीं बता रखा, हालांकि वो 80 नंबर का पेपर लेगी तो 80 में से कितने नंबर के न्यूमेरिकल देगी, ये CBSE भी नहीं बताती। काफी बार तो ऐसा हुआ है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल ही आ गए, थ्योरी आई नहीं। काफी बार ऐसा हुआ है सिर्फ थ्योरी आ गई, न्यूमेरिकल आया नहीं। तो न्यूमेरिकल से रिस्क नहीं लेना, इस बात को समझो, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट तक कंप्लीट करा दिया। 8 चैप्टर आ रहे हैं आपके, 8 में से 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, और मुझे लगता है कि हाफ ईयरली तक इतना सिलेबस ठीक है। प्री बोर्ड में आता है ना पूरा सिलेबस, और यहां पर मैं आपको 90% सिलेबस करा चुका हूं, 4 यूनिट कंप्लीट करा दी, यही तो रह गई बस।
कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बीओपी करा दो, बीओपी करा दो, बीओपी करा दो। अरे इतना जल्दी कंप्लीट, मतलब बीओपी करा दूंगा तो फिर तुम्हारे पास मतलब आगे पढ़ने के लिए क्या रह जाएगा? नहीं, अभी एक बार में कहते हैं ना, बिजनेस स्टडीज में कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग देन इट विल एंड अप विद नथिंग। अगर तुम सब कुछ ही अभी कर लोगे हाफ ईयरली में तो तुम सब कुछ अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, तुम इस बार इतना करके चले जाओ जितने में तुम्हारे पूरे नंबर आ जाए। मतलब अगर तुमने ये 4 चैप्टर प्रिपेयर किए ना, तो 4 चैप्टर में जितना भी तुम अटेम्प्ट करोगे, जितने भी क्वेश्चन करोगे, उसमें तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती 5 ही चैप्टर प्रिपेयर कर लिए और सारे आधे आधे करे हैं और पेपर वहां से आ गया जो नहीं किया, मतलब जो टॉपिक्स छोड़ दिए, है ना, वहां से। अब बात आएगी कि इंडियन इकोनॉमी में सर इंपॉर्टेंट बता दो। भाई जब जब चैप्टर कराया, चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए हैं। अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करूं तो पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में 6 सेक्टर के आसपास कहानी घूम रही है। तो 6 के 6 सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनके बारे में इनमें से किसी भी एक सेक्टर की फीचर्स पूछ लेगा आजादी के टाइम पर, 3 नंबर का क्वेश्चन। या इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस के रीजन पूछ लेगा, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होती है, या कोई एक छोटा मोटा डेटा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंडिया में कब हुआ, है ना, फर्स्ट पोस्टेज या पोस्टल स्टैंप इंडिया में कब बनाई गई, पहला रेलवे ब्रिज कब हुआ, टाटा एयरलाइन कब शुरू हुई, टिस्को कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, ठीक है, ये पूछ सकता है। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो ग्रीन रेवोल्यूशन में, चलो ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर, डिबेट ओवर सब्सिडीज, सब्सिडीज के ऊपर जो डिबेट चला था, जो उसके आर्गुमेंट्स थे, कुछ इकोनॉमिस्ट उसके फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट थे, ठीक है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, आईपीआर की फीचर्स, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस की फीचर्स, और फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो 4-5 क्वेश्चन वहां से बताए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों में से किसी भी रिफॉर्म के अंडर के जो मेजर्स है वो पूछ लेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिबरलाइजेशन के हैं। ग्लोबलाइजेशन में आउटसोर्सिंग का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड क्या थे, क्या रीजन थे, जैसे कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, ऐसे रीजन थे, सारा नहीं पढ़ा रहे यहां पर, तो वो रीजन पूछ सकता है। 3-4 क्वेश्चन मैंने वहां से बताए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस, प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंस, 3 ही क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन करना चाहते हो तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में अंतर कर लेना। फिर आ जाओ रूरल डेवलपमेंट में। रूरल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को दूर करने के मेजर्स लिए हैं, तो मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसमें रेगुलेटेड मार्केट्स है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएसपी की पॉलिसी बनाई है सरकार ने, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेजेस वगैरह कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्लस माइनस पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहीं तक रूरल डेवलपमेंट तक बताऊंगा आपको। अगर अच्छे से पूरा चैप्टर ही करना है तो फिर रूरल डेवलपमेंट में सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल और इनफॉर्मल मत छोड़ के जाना। आप कहोगे सर पूरा ही चैप्टर बता दिया, भाई है तो इंपॉर्टेंट, क्या ही करूं, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ही बताए, वैसे पूरा चैप्टर नहीं बताया। तो यहां से कर जाना ये चीजें, मतलब एटलीस्ट ये जरूर करके जाना। अब तुम बोलोगे सर पढ़ाई कैसे शुरू करूं, तुम्हारे पेपर यार अलग अलग डेट पे होंगे, तो जिसका जिस डेट पे पेपर है वो डेट शीट मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड कर दो, मैं उसका वहीं पर वॉइस नोट सेंड करके उसका टाइम टेबल की, मतलब कि किस दिन कितना पढ़ना चाहिए या फिर कब कब इकोनॉमिक्स में क्या क्या चैप्टर्स तुम कर सकते हो, अपनी सलाह दे दूंगा ताकि तुम उसको मान के आगे कंप्लीट करो। तो दोस्तों ऐसी चीजें बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए लाता रहता हूं कि तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज पर आपत्ति जताई थी, सर गाइडेंस दे दो हाफ ईयरली के लिए, गाइडेंस दे दो हाफ ईयरली के लिए, इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, कम दिन बचे, आपने सिलेबस तो करा दिया है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई सर नेशनल इनकम कितने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, तो नेशनल इनकम का पूरा मास्टर चैप्टर प्लान बना रखा है, 8 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, और नेशनल इनकम के एमसीक्यू से रिलेटेड एक अलग से क्लास ली हुई है, 9 क्लास हो गई। मनी बैंकिंग 5 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, इसका मास्टर प्लान पूरा बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, ठीक है। एमसीक्यू की क्लास अलग से ले रखी है, इसका भी पूरा प्लान है, इसका भी पूरा प्लान है। मतलब अगर मैंने किसी चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट नहीं किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने उसका मास्टर प्लान बनाया है, यानी जो मास्टर प्लान है उसी 5-6 मिनट का मास्टर प्लान है, उसी के लिए हर चैप्टर का मास्टर प्लान बना रखा है, उसी की डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर के सारे वीडियो लिंक गिवन है। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन है
तो इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड कर दो, क्योंकि यूट्यूब की कमेंट्स में फोटो सेंड हो नहीं सकती। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों, सब चैनल सब्सक्राइब सेंड कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस बिल्कुल ना हो। ठीक है, क्लास में दोस्तों को, फ्रेंड्स को बता दो कि हाँ लव सर यहाँ पर इकोनॉमिक्स इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ताकि सब्सक्राइबर बेस भी आप लोग बढ़वाने में थोड़ी हेल्प करो हमारी। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हमसे पढ़ते हो और कमेंट में आप अपनी समस्याओं को लिखते हो, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।